हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11 रसायन विज्ञान। इससे पहले के वीडियो में जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, जिनमें मैंने बताया था रासायनिक तुल्यता का नियम। तो रासायनिक तुल्यता के नियम में मैंने आपको बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारी पदार्थ होते हैं, इन अभिकारी पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है, का जो भार होता है, इनका जो अनुपात होता है वो उन्हीं पदार्थों के जो तुल्यांकी भार होते हैं, तुल्यांकी भारों के अनुपातों के बराबर होता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर जो अभिकारक पदार्थ होते हैं, इन अभिकारक पदार्थों के द्रव्यमानों का तुल्यांकी भारों के साथ अगर हम अनुपात देखेंगे तो ये रेशियो सदैव 1:1 का आता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक तुल्यता का संबंध। तो रासायनिक तुल्यता का नियम, एक बार रासायनिक तुल्यता का नियम फिर से सुनते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों के भारों का अनुपात उन्हीं के तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में आई? इस नियम को हम लोग कहते हैं रासायनिक तुल्यता का नियम। इसके बाद जो हमको इसी में नियम पढ़ना है, इस नियम का नाम है द्रव्य की अविनाशता का नियम। द्रव्य की अविनाशता का नियम। द्रव्य की अविनाशता का नियम, इसी नियम को हमको अविनाशिता का नियम, इसी नियम को हमको पढ़ना है। तो द्रव्य क्या है, इसके रेफरेंस में हमने आपको पीछे बताया है। मतलब जो भार घेरते हो, जिनमें स्थान होता है, जो स्थान घेरते हो, जिनमें भार होता है, ये आपके द्रव्य होते हैं। तो द्रव्य की अविनाशता का नियम क्या है? जैसे कि आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, छोटी कक्षाओं में भी द्रव्य की अविनाशता का नियम पढ़ा है, जिसमें आपको बताया जाता है कि द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस उससे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ के दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता है कि सर हम द्रव्य को नष्ट तो कर सकते हैं, जैसे लकड़ी द्रव्य है, इसको हम जला दें नष्ट हो जाएगा। तो ये नष्ट करना नहीं होता है, ये नष्ट करना नहीं होता। आप बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। आप उसे बाहरी फोर्सेस के जरिए, बाहरी बल के जरिए, बाहरी ऊर्जा के जरिए बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। भाई लकड़ी है, आपने लकड़ी को जला दिया, आपने मान लो कि ये लकड़ी का वेट 1 किलोग्राम का है, आपने इस 1 किलोग्राम की लकड़ी को जला दिया। जब आप इसे जलाते हैं तो जलाने के साथ साथ आपको ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा के बाद, ऊष्मा के साथ ही धुआं भी मिलता है आपको। इसमें धुआं के साथ आपको इस जली हुई लकड़ी का राख भी मिलता है। तो आप जरा देखो, लकड़ी को आपने अलग अलग रूपों में बांट दिया कि नहीं बांट दिया? आपने एक रूप से दूसरा रूप दे दिया कि नहीं दे दिया? हाँ, तो ये जो होता है ये खाली रूपांतरण होता है। नष्ट कहाँ हुआ? नष्ट थोड़ी हुआ। भाई लकड़ी था, उसको आपने अब राख बना दिया है, आधा तो वो गैस बन करके, धुआं बन करके वातावरण में जाकर के विलीन हो गया, और जो ऊष्मा थी, ऊष्मा को जो हमारा वातावरण है इसको ये अवशोषित कर लिया। तो आपने इसे नष्ट कहाँ किया? नष्ट नहीं ना हुआ, बस ये एक रूप से क्या हुआ, दूसरे रूप में बदल गया है। बात समझ में? ठीक है, तो द्रव्य की अविनाशता का जो नियम है बड़ा सरल है कि हम द्रव्यों को एक रूप से खाली दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते। बात समझ में? ठीक है, तो ये है आपके द्रव्य की अविनाशता का नियम। इसके बाद का जो हमारा अगला नियम है, इसका नाम है, जो हमारा अगला नियम है, इस अगले नियम का नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी लगभग आप परिचित हैं कि ऊर्जा जो होती है, अच्छा ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए,
ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, मतलब आप कितना काम कर सकते हो ये डिपेंड करता है एनर्जी पर। जैसे एज एग्जांपल कोई मोबाइल है, तो मोबाइल कितनी देर तक चल सकती है, जब तक कि उसमें ऊर्जा है। हाँ, और मतलब कि जितने देर तक चलेगी, जितनी देर तक वो काम करेगी, ये इसके कार्य करने की क्षमता होगी कि वो मोबाइल 1 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी, परमानेंट 3 घंटे चल सकती है, आप 4 घंटे उसे यूज कर सकते हो। तो ये कार्य करने की क्षमता है, और कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के संरक्षण का नियम हमको पढ़ना है, और ऊर्जा का संरक्षण का जो नियम है वो यही है कि एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते हम। एनर्जी को हम खुद नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में इसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एज एग्जाम्पल, जैसे देखिए, अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आपको आइंस्टीन का समीकरण बताया जाएगा। आइंस्टीन के समीकरण में बस तुरंत इसी के बाद का वो टॉपिक है, वहाँ हम आपको बताएंगे कि आइंस्टीन ने हमको ये बताया था कि किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, एक्चुअली जब तक कि उसमें ऊर्जा होती है, तब जब तक कि उसमें ऊर्जा होती है तब तक कि उसका द्रव्यमान होता है, या यूँ कह लीजिए कि पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है ऊर्जा के कारण होता है, या जो द्रव्यमान होता है इनके कारण ऊर्जा होती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो कोई भी पदार्थ उसमें एनर्जी मौजूद होती है, किसी ना किसी रूप में, वो अलग रूपों में, लेकिन उसमें उपस्थित रहती है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में मैंने आपको बताया कि ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे कहने का ये मतलब है कि अब से जैसे घर में कहा जाता है, जैसे अक्सर अगर फालतू का बल्ब जल रहा होता है तो कहा जाता है कि वेस्ट मत करो, बिजली वेस्ट मत करो। एक्चुअली वो वेस्ट नहीं हो रहा होता है, वो नष्ट नहीं हो रहा होता है, वो खर्च हो रहा होता है। ठीक है, खर्च होने में और नष्ट होने में बड़ा अंतर है। जैसे 100 का नोट है, 100 के नोट को आप मार्केट में ले गए, उसका सामान खरीद लिए, तो ये खर्च होना हो गया। वही 100 का नोट जल जाए तो ये नष्ट होना हो गया। बस समझिए, तो एक्चुअली वहाँ जब विद्युत यूज हो रहा है तो एक्चुअली वो खर्च हो रहा है, एक्चुअली वो खर्च हो रहा है, ना कि नष्ट हो रहा है। बस समझ भाई, तो उसी को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि जनरेटर चल रहा है। क्या चल रहा है? जनरेटर चल रहा है। अब जनरेटर चल रहा है तो ये वैद्युत का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? वैद्युत का उत्पादन करता है। अब ये वैद्युत आपके घर में गई, ठीक, आपके घर में फैन लगा है, टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, कूलर लगा है, एसी लगा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आप ये सोच रहे हो ये तो विद्युत नष्ट हो रहा है, विद्युत भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो ये तो नष्ट हो रहा है। जी बिल्कुल नहीं। जो आप ये जरा देखो, जैसे विद्युत है, आपने मान लिया 10 यूनिट की जो विद्युत है इसको नष्ट किया आपके अकॉर्डिंग कि ये नष्ट हो रहा है। अब ये जो 10 यूनिट की जो एनर्जी है, जो विद्युत है, ये आपके अकॉर्डिंग नष्ट हो रहा है कि पंखा चला दिया नष्ट हो गया? जरा सोचो, पंखे ने वैद्युत ऊर्जा पा करके, इस ऊर्जा को पा करके पंखे ने अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में उसको कन्वर्ट किया। तो ये पहला रूपांतरण हो गया कि पंखे ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और खुद को उस एनर्जी को लेकर के उसने गतिज ऊर्जा में बदल दिया। तो अब वो गतिज ऊर्जा के साथ साथ हमको हवा भी तो दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपने बल्ब जला दिया तो वो एनर्जी को खा जरूर रहा है, तो इसे हम नष्ट होना नहीं कहेंगे। अब यहाँ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण देखिए, ऊर्जा वैद्युत उस बल्ब तक पहुंची, इस एनर्जी को बल्ब ने एब्जॉर्ब किया, बल्ब जला, प्रकाश मिला, और प्रकाश के साथ बल्ब, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान चलता है तो वो ऊष्मा जरूर उत्पन्न करता है। बस समझ में? साथ ही साथ उसके साथ हीटिंग पॉइंट भी आ जाता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा जो होती है इसको हम खुद नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, कभी भी इसे हम खुद नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खाली एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब इसके बाद ये जो अभी आपने पढ़ा द्रव्य की अविनाशता का नियम और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम, इन्हीं दोनों नियमों को मिला करके हमारा आइंस्टीन का समीकरण बना हुआ है। चलिए देखते हैं आइंस्टीन का समीकरण क्या है। आइंस्टीन के समीकरण को हम लोग द्रव्यमान, ऊर्जा,
तुल्यता का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम, ये जो नियम है इस नियम को आइंस्टीन ने दिया था, तो इसके कारणवश इसे हम लोग आइंस्टीन का भी लॉ कहते हैं, नियम कहते हैं। तो ये नियम है क्या, चलिए देखिए। आइंस्टीन ने हमको ये बताया था, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ऊर्जा के जो संरक्षण के नियम है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी के बेस पर उसी पर बेस हमारा ये नियम है। चलिए देखिए, आइंस्टीन ने हमको ये बताया कि किसी भी पदार्थ की जो ऊर्जा होती है उस पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ की ऊर्जा उसी पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। माना किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m तथा उस पदार्थ की एनर्जी कैपिटल E है, तो आइंस्टीन के नियम के अनुसार, आइंस्टीन का नियम क्या है कि किसी पदार्थ की ऊर्जा उसी पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब उस पदार्थ का द्रव्यमान m उसी पदार्थ की एनर्जी E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी हम कह सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसी लॉ को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंधी नियम या द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। इसका जरा मतलब समझ लो, ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता का नियम एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, यहाँ ये इक्वेशन व्यक्त कर रहा है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नियम का यही मतलब है कि किसी पदार्थ की जो एनर्जी होती है ये उसी पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। बात समझ में आई? ठीक है। अब हम जान रहे होते हैं कि ये जो सिंबल होता है ये केवल संबंध व्यक्त करते हैं, ये दावा कभी नहीं करता है, ये सिंबल जो है ये कभी दावा नहीं करता है कि ये जो एनर्जी है ये द्रव्यमान के बराबर होगी, कभी नहीं। हाँ, ये कह सकता है कि ये जो रिलेशन है वो यही व्यक्त करेगा कि ये चीज़ है कि ये जो एनर्जी है अगर हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी और द्रव्यमान को घटाएंगे तो घटेगी, लेकिन ये दावा कभी नहीं करेगा ये सिंबल कि ये जो आपका E है ये m के डायरेक्टली बराबर है या डायरेक्टली कम है। बात समझ में आई? ठीक है। और ये जो सिंबल होता है इस सिंबल को हटाने के लिए हमको एक स्थिरांक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक वो स्थिरांक नहीं आता है आप इस सिंबल को नहीं हटा सकते हो। ठीक है। तो ये जो m है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ की एनर्जी उस पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अब अगर आप इस सिंबल को हटा रहे हैं तो इस सिंबल को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान इस समीकरण में जो कांस्टेंट आता है वो आता है c का स्क्वायर, जहाँ c प्रकाश की चाल है। और ध्यान देंगे C लिखा है तो C का मतलब निर्वात और वायु वाली प्रकाश की चाल। किसी अदर माध्यम में अगर प्रकाश की चाल को रिप्रेजेंट करना होता हमको तो उसे V से लिखते हैं। बात समझ में आई? कक्षा 10 के विज्ञान में मैंने आपको स्पष्टतः बताया है। आप यहाँ देखें कि C क्या है, प्रकाश की चाल है। अब इस समीकरण को थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंटल थिंक में समझते हैं कि कैसे किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसकी एनर्जी के बराबर कैसे होता है। चलिए देखिए, मान लो एक लोहे का टुकड़ा है, क्या है, लोहा है। इस लोहे का वेट, द्रव्यमान किसे कहते हैं मालूम है ना? किसी वस्तु के भार का कुल परिमाण व्यक्त करना द्रव्यमान कहलाता है। तो लोहे का कुल वेट मान लेते हैं 1 किलोग्राम है। कितना है? 1 किलोग्राम है। तो लोहे का द्रव्यमान कितना हो गया? 1 किलोग्राम, यानी m इज इक्वल टू 1 kg हो गया। अब हम आपसे ये पूछे कि बताओ अगर लोहे का वेट 1 किलोग्राम है तो ये कितनी एनर्जी दे सकता है हमको। चलिए देखते हैं कितनी एनर्जी दे सकता है। आप जानते हो E इज इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर। C के संदर्भ में आपको थोड़ा सा और बता दूं मैं, C जो होता है निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल होती है जिसकी वैल्यू होती है 2.9979। एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, जिसको हम लोग पूरा ये वैल्यू ना लिख करके डायरेक्टली लिखते हैं 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ये होती है हमारी प्रकाश की चाल निर्वात और वायु में। C जो है कांस्टेंट है,
हमेशा से न्यूमेरिकल हो या कहीं भी हो, अगर सी आता है जो कि प्रकाश की चाल अगर वो है, तो हमेशा से इसकी वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में दिया हो या ना दिया हो, हम खुद से अपने पास से रख लेंगे। ठीक है, तो सी आप यहाँ जरा रख दो। यम की वैल्यू कितनी है? 1 किलोग्राम है। 1 गुणे सी की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे 10 के घाते 8। अब ये ई एनर्जी निकल रहा है और एनर्जी का मात्रक जूल। बात समझ में आई? यानी जब हम 1 किलोग्राम वस्तु को नष्ट करेंगे तो वो हमको कितनी एनर्जी देगा? 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर, जूल के बराबर एनर्जी देगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये होता है आपका द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। यहाँ पे ई जो है ऊर्जा है, पदार्थ की ऊर्जा है, या द्रव्यमान की जो वस्तु है उसकी एनर्जी है। जो यम है ये वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान। बात समझ में आई? ठीक है, तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम क्या होता है? आइंस्टीन के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ की जो ऊर्जा होती है ये उस पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। अर्थात E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, जहाँ E हमारे पदार्थ की एनर्जी है, E और जो यम है यम हमारे पदार्थ का द्रव्यमान है। ये सिंबल जब हटता है तो हमको एक इक्वलिटी लानी पड़ती है, एक कॉन्स्टेंटम वैल्यू लानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो C है ये C हमारा निर्वात या प्रकाश की चाल है, जो कि एज ए कांस्टेंट है, स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि लोहा ही रहे, कोई भी पदार्थ है अगर, तो उस पदार्थ को की जो द्रव्यमान अगर ये 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को नष्ट करने पर जो एनर्जी मिलती है वो 3 × 10⁸ जूल के बराबर मिलती है। हमेशा ऑलवेज कोई भी पदार्थ रहेगा वो। बात समझ में आई? अब जरा हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में हमको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझना है। परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसी टॉपिक पर हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो डाल्टन ने परमाणुओं के संदर्भ में अपना एक सिद्धांत रखा। देखिए, डाल्टन ने यह बताया था कि जितने भी द्रव्य होते हैं सभी द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, डाल्टन ने हमको ये बताया कि जितने भी द्रव्य होते हैं सभी द्रव्यों का निर्माण छोटे छोटे कणों से हुआ है, अविभाज्य कणों से हुआ, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, परमाणु के संदर्भ में इन्होंने कुछ बातें कही हैं, आइए उन बातों को देखते हैं, आइए समझते हैं। चलिए देखें, इन्होंने पहली बात ये कही कि परमाणु द्रव्य की वह सूक्ष्मतम इकाई है, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसे हम और अधिक भागों और अधिक छोटे भागों में विभक्त नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने परमाणु के संदर्भ में बताई कि द्रव्य जो होते हैं इनके जो कण होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटन के दौरान ये नहीं नष्ट होते हैं। मतलब विघटन तो होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का विघटन होता है, तो पदार्थों के विघटन होने से जो पदार्थों के कण होते हैं ये नष्ट नहीं होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने तीसरी बात बताई कि एक ही तत्व के जो अलग अलग परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के कई सारे परमाणु अगर हैं तो ये सभी परमाणु हर एक रूप में एक समान गुण को व्यक्त करते हैं। मतलब उनका द्रव्यमान सेम होगा, उनका जो द्रव्यमान भार जो परमाणु क्रमांक है ये सेम होगा। मतलब कि मेरे ये कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक तत्व है तो एक तत्व के जितने परमाणु होंगे सभी परमाणु एक ही प्रकार के गुण को व्यक्त करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अगली बात इन्होंने ये कही कि अलग अलग तत्वों के जो अलग अलग परमाणु होते हैं इनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं, मतलब इनका द्रव्यमान अलग होता है, इनका आकार अलग होता है। ठीक है, तो ये थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने डाल्टन का ये जो परमाणु सिद्धांत है इस पर किस प्रकार शोध किया और किस प्रकार से इसमें जो गलतियां थी उसको निकाल करके सही करके हमारे सामने रखा है। अगले टॉपिक में हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल।